हेलो नमस्कार, मेरे सिर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंदर आज हम लेकर चलेंगे मेरठ जिले को। और हम बात कर चुके थे इससे पहले सहारनपुर जिले के बारे में, जो मैंने आपको करा दिया है। उससे पहले मैंने और भी जिले बताए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले मुरादाबाद, फिर देखा था हमने रामपुर, उसके बाद बढ़े थे बरेली, और फिर देखा था हमने अलीगढ़, और उसके बाद हम बढ़े थे और देखा था हमने सहारनपुर। और आज हम बात करेंगे किसके बारे में? मेरठ जिले के बारे में। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन मेरठ जिले से है वो एक बार जरूर बता दे, कमेंट में कमेंट करें कि आप कहाँ से हैं। मैं आपको समझ जाऊंगा कि आप कहाँ से हैं। फिर हमारी क्लास बड़ी बारीकी से चल रही है, इसमें आपके लिए हर एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें। फिर देखते हैं हम मेरठ जिले को। तो आज की हेडिंग हम आप बना सकते हैं मेरठ। मेरठ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और मेरठ को हम पुराने समय में क्या कहते थे, यही हमारा पहला पॉइंट रहता है कि ये नाम आया तो आया कैसे, यानी हमारे पास मेरठ ही क्यों कहते हैं। हर एक शब्द का अपना मतलब होता है। मैंने आपको बताया है कि हर एक शब्द अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी शब्द हो। तो यहाँ पर जो मेरठ आया, ये मेरठ आया ही क्यों, ये रखने का मतलब ही क्या है इसका, तो आज हम देखेंगे इसी के बारे में। एक बार सभी को जोड़ लें। तो मेरठ नाम हमारा कैसे पड़ा, तो इसे पुराने समय में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि पुराने समय में आप जानते होंगे रामायण के बारे में। रामायण के अंदर रावण जो था, रावण के ही ससुर का नाम क्या था? माया। और माया की ही पुत्री कौन थी? तो माया की पुत्री थी द्रौपदी, यानी मंदोदरी। सॉरी, द्रौपदी नहीं, वो तो महाभारत की बात आ गई। मंदोदरी, और मंदोदरी से ही विवाह हुआ किसका? रावण का। यानी रावण का विवाह किससे हुआ? मंदोदरी से। आप इस कहानी के बारे में बेखूबी जानते होंगे। तो रावण के ससुर का क्या नाम हुआ? तो माया। और रावण के ससुर ने ही स्थापना किसकी करी? इस मेरठ की। और किस नाम से? मायानगर के नाम से। तो मायानगर किसे कहा जाता था पहले? तो प्राचीन समय में मायानगर किसे कहा जाता था? मायानगर। मायानगर नाम था किसका? मेरठ का, प्राचीन समय में। इसके बाद हमें एक, ये तो किसके है, ये तो जो हिंदू मान्यताएं हैं इनके अनुसार बताया जाता है कि ये आप यहां पर लिख सकते हैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार। हिंदू मान्यताओं में इसके बाद आपसे बताया जा सकता है कि हिंदी मान्यताओं में, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसका यही नाम है? जी नहीं, इसके और भी नाम है। जो आपसे पूछा जाएगा कि जब बात आई कब, ये तो बात है रामायण के समय की, और जब बात आई किसकी? महाभारत के समय की। महाभारत के बारे में और रामायण के बारे में मैं बता चुका हूँ। ये लगभग हमारी 500 से 600 BC के आसपास की बात है। आप बेखूबी जानते होंगे, नहीं पता तो एक बार अपना नोट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जो बात है प्राचीन समय की बात है। और आप जानते होंगे कि महाभारत के अंदर 5 भाई हुए जिन्हें कहते हैं पांडव। पांडव में से एक थे युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ने ही स्थापना किस नाम से करी थी इसकी? तो युधिष्ठिर ने ही एक नाम से स्थापना करी थी जिसे कहा जाता था सौराष्ट्र नगर। यानी सौराष्ट्र नगर के नाम से किसकी स्थापना करी गई? तो इसके बाद क्या नाम आया इसका? सौराष्ट्र नगर। और ये किसने करी थी? तो युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर। इसके बाद आपसे अगली जानकारी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इसके बाद क्या इसका यही नाम है? जी नहीं, इसका ये नाम नहीं है। अभी हमारे पास वर्तमान स्वरूप नहीं आया, और बात हमारे पास धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, और बात पहुंची 1803 की। जब 1803 में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं लक्जरी का युद्ध। यानी लक्जरी का युद्ध के अंदर क्या होता है, जब युद्ध हुआ तो इसके बाद ही स्थापना किसकी करी गई? मेरठ नाम से। किसकी? तो आपसे इसका वर्तमान स्वरूप पूछा जाएगा। तो वर्तमान स्वरूप इसका आया हमारे सामने 1803 के अंदर। और 1803 में किसने? तो अंग्रेजों ने इसकी स्थापना करी थी। जो हमारा वर्तमान स्वरूप है, ये वर्तमान स्वरूप आया है हमारे सामने 1803 में।
इसके बाद आपसे अगली जानकारी के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या इसका यही नाम है? जी हाँ। इसके बाद हमारे पास जब हमारा भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे पास इसका वर्तमान स्वरूप देखने को मिला। और इसके बाद यहाँ पर एक क्रांति हुई जिसे कहते हैं 1857 की क्रांति, क्योंकि ये जगह इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा जो महत्व रहा वो किसका रहा? मेरठ का। क्योंकि 1857 की क्रांति में जब वह होनी थी, कब? तो वह होनी थी 30 मई को। तो वह होनी थी 30 मई को, लेकिन यह 30 मई को ना होकर कब हुई? तो इसे 30 मई को ना कर ये कब करी गई? तो ये करी गई जिसे कहते हैं 10 मई को। और 10 मई को हमारे पास हुई एक 1857 की क्रांति, जो हमारी शुरू हुई कहाँ से? तो मेरठ छावनी से। तो आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 1857 में क्रांति हुई जिसे आप कहते हैं सैनिक विद्रोह। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। आप जानते होंगे कि मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। तो सर आप बता सकते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरठ से। और सर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मेरठ से तो हुई थी, लेकिन ये करी किसने थी? तो इसका नाम आता है हमारे पास जिसे कहते हैं बैरम खान। बैरम खान ने स्थापना करी थी, शुरुआत करी थी 10 मई 1857 को। और इस 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत करी और ये पहुंचे 11 मई को कहां पर? दिल्ली में, जहां पर शासन कर रहा था जिसे कहते हैं शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय। वहां पर जाकर वहां उसका सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था बैरम खां। और इन्होंने ही मिलकर 1857 की क्रांति की शुरुआत की। लेकिन इस बात का जब अंग्रेजों को पता चला तब क्या होता है? तो जो बैरम खां और वो था, क्या बोलते हैं, बैरम खां और बहादुर शाह द्वितीय, इन्हें दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया जाता है निकलसन और हडसन के द्वारा। और क्या होता है? इन्हें गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया जाता है जिसकी राजधानी थी उस टाइम रंगून। तो इसके बाद हमारे पास बात आई मेरठ से, और इसके बाद हम बढ़ते हैं मेरठ की तरफ। हम ज़्यादा ही बढ़ गए थे इतिहास में। इसके बाद हमारी बात आती है कि क्या इसके बाद कोई और चेंज आया? जी हाँ, एक समय की बात है, उस समय की जब हमारा गाजियाबाद किससे अलग हुआ? मेरठ से। आपसे पूछा जाएगा क्या गाजियाबाद हिस्सा था मेरठ का? जी हाँ, सन 1976 की बात है। 1976 में 14 नवंबर 1976 को अलग हुआ कौन? गाजियाबाद मेरठ से। इसके बाद हमारा आता है जिसे कहते हैं 14 नवंबर 1976। और 14 नवंबर 1976 को गाजियाबाद अलग हुआ। गाजियाबाद अलग हुआ किससे? मेरठ से अलग हुआ। और इसके बाद हमारे पास आगे जानकारी आई। और आज हमारे सामने जो वर्तमान स्वरूप है ये आज आपको देखने को मिलता है। तो प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, उसके बाद हम अपनी अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने मंडल आते हैं? तो मंडल इसके अंदर आते हैं 3। एक आता है जिसे कहते हैं मेरठ, और दूसरा आएगा यही जिसे कहते हैं गाजियाबाद, और तीसरा आपको याद करने की जरूरत है जिसे कहते हैं हम बुलंदशहर। तो आपको दो के बारे में तो मैं बेखूबी बता ही चुका हूं, क्योंकि ये गाजियाबाद किससे अलग हुआ? मेरठ से। तो मेरठ तो आएगा ही और गाजियाबाद भी आएगा। इसके बाद आपको एक और याद करना जिसे कहते हैं बुलंदशहर। तो एक बार इसे भी नोट कर लें यहीं पर। इसके बाद हम अपने अगले पेज पर लिखेंगे जिसे कहते हैं, एक आता है हमारे मेरठ और दूसरा आता है हमारे पास जिसे कहते हैं गाजियाबाद, और तीसरा हमारे पास आता है जिसे कहते हैं हम बुलंदशहर। तो आप एक बार प्यारे भाइयों, और जो भी मेरे से जुड़ चुका है, एक बार वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए देखते हैं आज की क्लास के बारे में, इसे एक बार नोट करें, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं नोट कर ही लिया होगा। मैंने आपको सारी जानकारी बड़ी बारीकी से बताई है, जिससे कि आपको सिर्फ पढ़ने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, यानी कि पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमने ये देखा और उतार कर रख लिया। नहीं, आपको जब तक कोई समझाने ना वाला नहीं मिलेगा, आपकी समझ में बहुत कम आता है
या किसी और की भी सर समझ में कम आता है, चाहे मैं ही क्यों ना हो। अगर मुझे कोई समझाएगा नहीं दूसरा तो मेरी समझ में भी शायद वो बात नहीं आए। तो इसीलिए दूसरे से समझना थोड़ा ज़्यादा जरूरी रहता है। इसीलिए मैं आपको इतिहास से रिलेटेड जानकारी देता हूँ, क्योंकि जो इतिहास की जानकारी होती है वो हमारी समझ में थोड़ी जल्दी आ जाती है। क्योंकि जो हम इतिहास है, इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए आपको ये सारी जानकारी बड़ी आसानी से याद भी हो गई होगी, क्योंकि मैंने आपको पुरानी जानकारी खींचते हुए बताया है। तो आइए बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे अपनी अगली जानकारी को। तो आइए इसके बाद हम अपनी अगली जानकारी को देखेंगे। और जो भी नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। तो आइए देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यानी ये कितने बीच में फैला हुआ है, ये क्षेत्रफल कितना होता है और इसके अंदर जो तहसीलों की संख्या होती है वो कितनी होती है। यानी मैंने आपको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तहसीलों की संख्या कितनी लिखवाई थी और इसमें ब्लॉक कितने होते हैं, जल्दी कमेंट करें। मैंने आपकी इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हमारी अगली जानकारी इसी के अंदर आएगी कि इसकी भाषा कौन सी होती है, इसका पिन कोड कौन सा होता है, तो इसकी भाषा कौन सी है, यहाँ की भाषा और यहाँ की बोली, ये कौन कौन सी होती हैं। और इसके बाद अगली जानकारी पूछी जाती है कि यहाँ का पिन क्या होता है, पिन कोड। और हाँ, एक बार और मैं बता दूं आपको कि इस पिन कोड को दूसरे नामों से भी जाना जाता है। कभी भी आपके सामने आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसे कहते हैं, एक तो होता है जिप कोड और दूसरा कहते हैं इसे ही पिस्टल कोड। तो इसे आप लिख सकते हैं पिस्टल कोड, पिस्टल कोड। और अगला आता है जिसे कहते हैं जिप कोड, यानी ये इसी के नाम है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आप कंफ्यूज आए और आगे की जानकारी आपको पता ही नहीं चले। इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आती है जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर पिन कोड हो गया, जिसे कहते हैं आरटीओ कोड। आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, यानी जिसे कहते हैं परिवहन चालक कोड। तो परिवहन नंबर कहाँ का होगा, तो वाहन नंबर, वाहन चालक नंबर, यानी जिस नाम से गाड़ी रजिस्टर होती है उस नाम के बारे में देखेंगे। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल होता है जिसे कहते हैं, तो यहाँ का क्षेत्रफल, एक तो आपसे 2 पॉइंटों को पूछा जा सकता है कि मेरठ का क्षेत्रफल कितना है और मेरठ जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो मेरठ का क्षेत्रफल कितना है, तो मेरठ का क्षेत्रफल है 450 किलोमीटर स्क्वायर। ये काय का है, ये मेरठ का है, सिर्फ मेरठ का, जितने भी इसमें मेरठ क्षेत्र लगता है। और ये आपसे पूछा जाए कि जो मेरठ जिले का होता है, तो मेरठ जिले का कितना होता है, तो 2522 किलोमीटर स्क्वायर। ये किसका है, जिले का, यानी मेरठ जिले का कितना है, तो 2522, और मेरठ का क्षेत्रफल 450 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर तहसीलों की संख्या कितनी है, और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर ब्लॉकों की संख्या कितनी है। तो तहसीलों की संख्या सिर्फ आती है हमारी, जिसे कहते हैं 3, और ब्लॉकों की संख्या आती है जिसे कहते हैं 12। आप एक बार नोट कर लें, तो तहसीलों की संख्या आएगी 3 और ब्लॉकों की संख्या आती है 12। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ की भाषा कौन सी है, तो यहाँ की भाषा तो हिंदी ही होगी, लेकिन आपसे हिंदी की भी बोली पूछी जाती है जिसे कहते हैं खड़ी बोली। मैंने आपसे कल भी पूछा था कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो एक बार इसे भी लिख लें क्योंकि ये नाम भी पूछा जाता है, जिसे कहते हैं कोरबी। तो कोरबी बोली भी किसकी है, हिंदी की बोली है, और ये पश्चिमी भाषा से निकली हुई है। और कौन से अपभ्रंश से, शोर सैनी अपभ्रंश से आई हुई है हमारे पास। आप एक बार बताएं कि हमारी जो हिंदी भाषा है इसका विकास कहाँ से माना जाता है, यानी कि अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी इसके बारे में तो आप बताएंगे जरूर, अन्यथा मैं बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको अगर नहीं पता तो आज का। इसके बाद हमारा आता है पिस्टल कोड, जिप्स कोड, या जिसे कहते हैं पिन कोड। पिन कोड तो सबको ध्यान रहता है, लेकिन आपसे पूछा गया कि यहाँ का जिप कोड क्या होता है, तो आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना है, जब तक आप मेरे साथ हैं कोई दिक्कत वाली बात आने नहीं दूंगा। तो आपसे अब यहाँ का पिन कोड पूछा जाता है जिसे कहते हैं 250002, यहाँ का पिन कोड हो जाता है। और ये आपसे पूछा जाएगा कि यूपी कितने के अंदर ये हमारा मेरठ लगता है, तो यूपी 15
आपसे अगर कोई भी पूछा जाए कि यूपी 15 कहाँ से संबंधित है, तो सीधा सीधा जवाब है कि यूपी 15 हमारा आता है जिसे कहते हैं मेरठ। तो यूपी 15 हमारा कहाँ का लगता है, यानी उत्तर प्रदेश 15 कहाँ का है, तो ये हमारा आता है मेरठ जिले का। इसके बाद हम अपनी अगली जानकारी की ओर बढ़ेंगे। बढ़ने से पहले एक बार इसे शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ जाएं, और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और वीडियो को लाइक कर दे। आइए देखते हैं आगे की जानकारी को। तो एक बार इसे शेयर जरूर करें। अगली जानकारी हम अगले पेज पर लिखेंगे। उम्मीद करता हूं नोट कर ही लिया होगा, क्योंकि इतना समझाने के बाद आप अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है समझाने का भी। इसके बाद आएगा कि हमारा जो है, हमारी क्लास के सिर्फ 4-5 पॉइंट रहते हैं। हर क्लास के 4-5 पॉइंटों में मैं आपकी सारी जानकारी पूरा जिले को समाप्त कर देता हूं। तो आइए इसके बाद हमारा अगला पॉइंट देखा जाएगा कि यहाँ ये क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ की प्रसिद्धि आप लिख सकते हैं, ये क्यों प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध किस लिए है, तो ये है खेल नगरी कहा जाता है। यानी मेरठ को क्या कहा जाता है, खेल नगरी। खेल नगरी क्यों, क्यों यहाँ की खेल खिलौने ज्यादा प्रसिद्ध हैं। क्यों, और क्यों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी। यानी मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये भी है हमारी मेरठ के अंदर। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी, खेल विश्वविद्यालय, ये हमारा आता है मेरठ के अंदर, इसीलिए ये प्रसिद्ध है और कहा जाता है इसे खेल नगरी। इसके बाद आपसे अगली जानकारी पूछी जाएगी कि ये और क्यों प्रसिद्ध है, खाली ये इसीलिए प्रसिद्ध है या कोई और भी है। जी हाँ, इसे और भी कहा जाता है। जैसे जो हमारी यहाँ की जो खाने के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं नान खटाई। नान खटाई जो है पूरे मेरठ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नान खटाई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कहाँ की है, मेरठ की। तो आप इसे भी लिख सकते हैं प्रसिद्ध में कि नान खटाई। इसके बाद आपसे अगली चीज पूछी जाएगी कि यहाँ का और क्या प्रसिद्ध है, क्या और भी चीज प्रसिद्ध है। तो हाँ जी हाँ, यहाँ के और भी प्रसिद्ध है। यहाँ के शिक्षण संस्थान प्रसिद्ध है। शिक्षण संस्थान इसलिए क्योंकि यहाँ पर है विश्वविद्यालय। आप इसे देख के समझ ही गए होंगे, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। और हाँ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या इस प्रसिद्धि में ये कौन से नंबर पर आता है, तो भारत इस प्रसिद्धि के अंदर, उत्तर प्रदेश भारत के अंदर इस प्रसिद्धि में आता है 14वें नंबर पर। यानी इस प्रसिद्धि में, यानी जो खेल से संबंधित प्रसिद्धि है इसके लिए, यानी सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाला, खेल के मामले में सबसे ज़्यादा आगे तेज करने वाला, ये कौन से नंबर पर आता है, तो ये आता है 14वें नंबर पर। और किस में आता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि खेल किस में आता है 14वें नंबर पर, तो ये आता है सबसे तेजी चलने वाले में। यानी सबसे तेजी से आगे बढ़ने के मामले में। आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये सबसे आगे चलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये कैसा है, भारत में 14वें नंबर पर इसका स्थान आता है। आइए इसके बाद हम अपनी अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे, जो आती है हमारी अगली जानकारी कि ये और क्यों प्रसिद्ध है। तो और इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और यहाँ का एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है जिसे कहते हैं मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी। और दूसरी हमारी यहाँ से आती है जिसे कहते हैं, आपको मैं एक बात और बता दूं कि उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा जिला है कि राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 5 एयरपोर्ट हैं। यानी 5 एयरपोर्ट वाला एकमात्र भारत का जिला कौन सा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश है। और उसमें से ही एक एयरपोर्ट आता है हमारा जिसे कहते हैं, जो हमारा आता है इसके अंदर ही। तो इसे आप ध्यान से नोट करते चलेंगे। आइए देख लेते हैं इसके एयरपोर्ट के बारे में। एयरपोर्ट आता है जिसे कहते हैं भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट। तो BR अंबेडकर एयरपोर्ट।
और हमारे आपसे पूछा जाएगा यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एकमात्र 5 एयरपोर्ट वाला राज्य है, जिसमें से एक कौन सा आता है, जिसमें से एक आता है भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट। और आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है कि यहीं पर एक विश्वविद्यालय और है जिसे कहते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ये सारे पॉइंट एग्जामों में पूछे गए हैं, इसीलिए लिखवाए जा रहे हैं, वरना इनका लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। और क्लास में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जब आपको मैं एक चीज और पढ़ाऊंगा जिसे कहते हैं लखनऊ। लखनऊ को जब मैं बताऊंगा तो वहां पर जो हमारा आता है वो एयरपोर्ट आएगा जिसे कहते हैं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। यानी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर है, तो कहां पर है, तो ये है लखनऊ में। और आपसे पूछा जाए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहां पर है, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है हमारा मेरठ के अंदर। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कभी एक चीज आपकी एंड में भूल जाए और उसे ध्यान रखना है ध्यान से। आइए इसके बाद हम देखेंगे अपनी आय की जानकारी। जो हमारी आय की जानकारी है, यहाँ के कुछ और प्रसिद्ध स्थल हैं जिसे कहते हैं हम घंटाघर। तो घंटाघर भी प्रसिद्ध है। घंटाघर हमारा कहाँ पर है, तो घंटाघर जो है हमारा वहाँ भी है जहाँ कहते हैं लखनऊ के अंदर भी है। और हमारा कहाँ पर है, इसे लिखे नहीं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि हमारा मेरठ के अंदर है, सॉरी लखनऊ के अंदर है। मेरे जो घंटाघर है, बहुत बड़ा घंटाघर कहाँ है, तो सबसे बड़ा घंटाघर है लखनऊ का। उसके बारे में हम बात करेंगे जब लखनऊ के बारे में बात करेंगे। तो आइए, ये हमने शायद सारे पॉइंटों को देख ही लिया है। अगर और भी कोई पॉइंट हो तो एक बार कमेंट करें, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की जानकारी की तरफ। तो वैसे तो ये सारी प्रसिद्धि हो गई है। और एक और चीज़ है जो आती है हमारी नदियों से संबंधित। आपसे पूछा जाएगा कि ये हमारी नदी कौन सी नदी के किनारे है, तो जी हाँ, ये नदी है हमारी जिसे कहते हैं गंगा और यमुना। यानी दो नदियों के किनारे है। हाँ, ये दो नदियों के किनारे जिसे कहते हैं गंगा और यमुना। या गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में, यानी गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र के अंदर क्या है, मेरठ बसा हुआ है। एक तरफ गंगा है और एक तरफ यमुना है, बीच में क्या है, तो बीच में है मेरठ। एक इसीलिए उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दोआब क्षेत्र। यानी दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, दोआब क्षेत्र। ऐसे आप माने कि आपने कभी देखा होगा नदी के अंदर कुछ जगह खाली पड़ी रहती है जो सूख जाती है, वो कैसी जमीन होती है, तो उसे ही कहते हैं हम दोआब। आपको अगर किसी को पता हो तो एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं कि दो पहाड़ों के बीच की जगह को क्या कहा जाता है। एक बार अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट करें। उसके बाद जैसे कि आज का जो है ये हो ही चुका है, तो इसकी जानकारी आगे की बात हम करेंगे कल। अगले जिले के साथ हम मिलेंगे आपसे कल। और आपका अगर अब भी कोई क्वेश्चन हो तो एक बार उसे पूछ लें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो एक बार उसे पूछ लें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास से विदा लेते हैं। कल मिलेंगे इसी टाइम 7 PM, आपको पता ही है। तो हर रोज जुड़े मुझसे 7 PM पर, आपको सारी जानकारी पता हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताई है पहली क्लास में कि हम 1 by 1 75 के 75 जिलों को लेकर चलेंगे, क्यों, जिससे कि आपका कोई भी चीज़ छूटे ना। तो आइए चलते हैं, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।